नमस्कार साथियों, कोटा ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, बहुत बढ़िया श्रृंखला चल रही है और बहुत सारे साथियों के मैसेज आए, बहुत अच्छा लगा। और स्टूडेंट ने जो है साथियों ब्रह्मास्त्र नोट्स को भी बहुत सराहना करी है कि सर ये वन लाइनर ब्रह्मास्त्र नोट्स जो है बहुत अच्छे हैं, आप इन्हें हमें सेंड कर दीजिए। तो बहुत सारे स्टूडेंट ने आज कम से कम जो है 20 से 25 स्टूडेंट को जो है पार्सल किए गए हैं साथियों। तो बहुत अच्छी बात है, ये सराहना हमारे लिए एक मतलब मोटिवेशन का काम करती है कि हम अच्छे से अच्छा काम करें। उसी तरह से साथियों जो हिंदी साहित्य के इतिहास के नोट्स हैं, जो मैं हमेशा आपको बताता रहता हूँ, हैंड रिटन। ये नोट्स हैं हैंड रिटन, बहुत ज़बरदस्त नोट्स हैं साथियों, पूरे के पूरे हैंड रिटन है साथियों। हिंदी साहित्य का इतिहास पूरा कंप्लीट हैंड रिटन है। और मित्रों, पूरी ग्रामर भी हैंड रिटन है, ये देखो, पूरी ग्रामर भी हैंड रिटन है। ये पूरे ग्रामर के नोट्स हैं। जो भी आपको अगर मंगवाने हैं तो आप बता दीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में नंबर भी दिए हुए हैं और एड्रेस आप वहाँ पर कंप्लीट व्हाट्सएप कर दीजिएगा। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। कुछ बातें होती है जो बताना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि साथियों कहीं न कहीं आपको अगर फ़ायदा हो इन चीज़ों से तो अच्छी बात होगी। तो मित्रों देखते हैं यहाँ पर, यह है हमारा ब्रह्मास्त्र नोट्स का आज की 5वें नंबर की क्लास। ये 5वें नंबर की क्लास है साथियों। देखिए, सबसे पहले है हरिचरित्र। हरिचरित्र के रचनाकार कौन हैं? हरिचरित्र के जो रचनाकार कौन है? लालच दास। क्या नाम है साथियों? लालच दास। साथियों मैं ये नहीं कहता कि मेरे से गलती नहीं हो सकती, गलती मेरे से भी हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग कमेंट करके मुझे बताएंगे सर इसका आंसर ये होगा। मैं अपनी गलती स्वयं स्वीकार करता हूँ इस चीज़ के लिए, क्योंकि गलती किसी से भी हो सकती है। बस आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि सर इसका आंसर ये नहीं ये होगा, ताकि और भी स्टूडेंट को पता लग सके। तो साथियों गलती छुपानी नहीं चाहिए, हो जाती है और हो भी सकती है। ठीक है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने आदिकाल का प्रथम कवि किसे माना था? तो डॉक्टर जो बच्चन सिंह थे उन्होंने आदिकाल का पहला कवि किसे माना था? विद्यापति को माना था साथियों, याद रखना। डॉक्टर बच्चन सिंह के द्वारा आदिकाल का जो पहला कवि माना है वो विद्यापति को माना गया था साथियों। अगला प्रश्न है, शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और महिमा मंडित भारतवर्ष में कोई दूसरा नहीं हुआ। जबरदस्त लाइन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बनता है। शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और महिमा मंडित भारतवर्ष में कोई दूसरा नहीं हुआ। गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता थे साथियों। ये कथन किस विद्वान का रहा है? तो ये कथन रहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी का साथियों। किसका कथन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, तो इसको याद रखना। एक तो आप लोग, डॉक्टर बच्चन सिंह ने आदिकाल का प्रथम कवि किसे माना था? विद्यापति को माना था। और यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और महिमा मंडित भारतवर्ष में कोई दूसरा नहीं हुआ है साथियों। तो ये कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है मित्रों। अगली बात करते हैं, नाथ संप्रदाय को सिद्ध संप्रदाय का विकसित और शक्तिशाली रूप समझना चाहिए। भयंकर कथन दिए हुए हैं, कोई टेंशन ही नहीं है, कथन ही कथन है। नाथ संप्रदाय को सिद्ध संप्रदाय का विकसित और शक्तिशाली रूप समझना चाहिए, यह कथन निम्नलिखित में से किसका है? ये जो कथन है साथियों डॉक्टर रामकुमार वर्मा का कथन है। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास इनके द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। और मित्रों बहुत इन्होंने जो है 4 भागों में हिंदी साहित्य के इतिहास को बांटा था, तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ये कथन निम्नलिखित में से किसका है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा का कथन है। अगला प्रश्न आता है यहाँ पर, नाथ पंथ को सिद्ध युग और संत युग के बीच की अवस्था किसने कही थी? वो थे डॉक्टर रामकुमार वर्मा ही। नाथ पंथ को जो है सिद्ध युग और संत युग के बीच की अवस्था किसने कहा? डॉक्टर रामकुमार वर्मा के द्वारा कहा गया है साथियों। आगे बात करते हैं, तो हिंदू समाज में नीची से नीची समझी जाने वाली जाति अपने से नीची एक और जाति ढूंढ लेती है। क्या जबरदस्त बात कही है। ये प्रसिद्ध कथन जो है किस आलोचक का है? ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का है साथियों। कितने सारे कथन मैंने आपको यहाँ एक ही जगह पर बता दिया। तो हिंदू समाज में नीची से नीची समझी जाने वाली जाति अपने से नीची एक और जाति ढूंढ लेती है। तो ये कथन किसका है? डॉक्टर हजारी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का ये कथन रहा है साथियों। ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइम को खराब बिल्कुल नहीं करना है मित्रों, टाइम खराब हमें बिल्कुल भी नहीं करना है और आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए, अब अगला प्रश्न यहाँ पर आता है, बीसल देव रासो, बीसल देव रासो, बीसल देव रासो में श्रृंगार की ही प्रधानता है। बीसल देव रासो में श्रृंगार की ही प्रधानता है, वीर रस किंचित आभास मात्र है। यह कथन किस आलोचक का रहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का रहा है। कितने सारे इंपॉर्टेंट कथन मैंने आपको बता दिए, बताइए कहाँ मिलते हैं एक साथ। बीसल देवरासों में श्रृंगार की ही प्रधानता है, वीर रस किंचित आभास मात्र इसमें है। ये कथन किस आलोचक का है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है साथियों। अगली बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। हिंदी का चरित्र पहली बार ही बड़े मोहक रूप में भाषा और संवेदना दोनों स्तरों पर पृथ्वीराज रासों में निकर कर आया है। काव्य प्रक्रिया यहाँ पूरी तरह निष्पन्न हुई है। ये प्रसिद्ध कथन भी जो है साथियों राम स्वरूप चतुर्वेदी का रहा है। एक बार फिर पढ़ते हैं इस प्रश्न को। हिंदी का चरित्र पहली बार ही बड़े मोहक रूप में भाषा और संवेदना दोनों स्तरों पर पृथ्वीराज रासों में निकर कर के आया है। काव्य प्रक्रिया यहाँ पूरी तरह निष्पन्न हुई है। ये प्रसिद्ध कथन किसका है साथियों? राम स्वरूप चतुर्वेदी का ये कथन रहा है। इस प्रश्न को ढंग से याद कर लेना साथियों, क्योंकि अगर ये प्रश्न आ गया ना तो ये अच्छों को नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ आचार्य रामचंद्र शुक्ल ही लगा के आएगा, वो गारंटी है मेरी। ठीक है ना? तो अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। अपभ्रंश का जो अंतिम कवि है वो कौन माना जाता है? रहिदु को माना जाता है साथियों। अपभ्रंश का अंतिम कवि किसको कहा जाता है? रहिदु को। तो अपभ्रंश का जो है पहला कवि किसको कहा जाता है? इसका आंसर मुझे आपको कमेंट में बताना है, बताइएगा। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश काव्य का सुप्रसिद्ध छंद कौन सा है? तो ये सबको पता होगा। अपभ्रंश काव्य का जो सबसे प्रसिद्ध छंद है वो दोहा छंद को माना जाता है। किसको माना जाता है मित्रों? दोहा छंद को माना जाता है। फिर अगला प्रश्न है, अपभ्रंश भाषा का जो विकास हुआ है वो किस भाषा से हुआ था? प्राकृत भाषा से। किस भाषा से हुआ? प्राकृत भाषा से हुआ है साथियों। तो अपभ्रंश भाषा का विकास किस भाषा से हुआ? प्राकृत भाषा से हुआ है साथियों। चलिए आगे बात करते हैं। अपभ्रंश भाषा के प्रथम कवि माने जाते हैं, ये आ गए यहाँ पर प्रथम कवि। अब तो क्या ही बताओगे कमेंट में, मैंने बता दिया। ठीक है, तो अपभ्रंश भाषा का पहला कवि स्वयंभू है। अपभ्रंश भाषा का अंतिम कवि किसको माना जाता है? रहिदु को माना जाता है। अपभ्रंश का सुप्रसिद्ध छंद दोहा छंद है। अपभ्रंश का विकास प्राकृत भाषा से हुआ था। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन, सारे के सारे अपभ्रंश से संबंधित क्वेश्चन आ गए। आगे बात करते हैं साथियों, आदि काल का कौन सा प्रकरण जो है अपभ्रंश काल है? वो आदि काल का जो द्वितीय काल है साथियों, वो आदि काल का कौन सा जो प्रकरण है, काल नहीं, जो कौन सा प्रकरण है, वो कौन सा प्रकरण है? दूसरा प्रकरण है जो अपभ्रंश काल होता है, या अपभ्रंश काल माना जाता है। आगे है, ये पंक्ति किस कवि की है साथियों? इस पंक्ति को बताना है। भला हुआ जो मारिया बहने मारा कंतु, ये पंक्ति किसकी है? हेमचंद्र की पंक्ति है साथियों। एक बंदे ने कमेंट किया था कि सर ये भला हुआ जो मारिया बहने मारा कंतु, शायद हो सकता है मेरे से वहां गलती हो गई होगी, तो ये यहाँ पर सही है। ये पंक्ति जो है हेमचंद्र की है। भला हुआ जो मारिया बहने मारा कंतु, ये पंक्ति किसकी है? हेमचंद्र की है साथियों। मैं पहले ही कहता हूं साथियों, क्योंकि गलती हो सकती है, क्योंकि आरपीएससी से भी गलती हो जाती है, दो चार क्वेश्चन तो वो भी गलत दे देती है, तो मेरे से भी हो सकती है, ऐसा नहीं है। तो आप लोग जरूर कमेंट कर दीजिएगा, मुझे कोई बुरा नहीं लगता कि सर इस क्वेश्चन का आंसर ये है, तो इसका आंसर आपने ये बताया था, लेकिन इसका आंसर ये होगा। कोई संशय नहीं है साथियों, सबको भी पता लगना चाहिए, ठीक है ना? तो इसमें कोई दो राय नहीं है। और यही ब्रह्मास्त्र नोट्स जो मैं पढ़ा रहा हूं, अगर आप अपने घर पे मंगवाना चाहते हैं, आप पढ़ना चाहते हैं वहां पर, तो इसकी प्राइस मात्र 350 रुपए है। स्पीड पोस्ट का खर्च भी इसी में ही है साथियों। मैं तो चाहता हूं कि आप इन्हें मंगवाइए भी सही, ठीक है ना? ताकि आपके पास भी रहेंगे, आप वहां से पढ़ भी सकते हैं, एक स्पीड के साथ पढ़ सकते हैं। इसमें ब्रह्मास्त्र नोट्स में पूरा हिंदी साहित्य का इतिहास, पूरे काव्य शास्त्र, सिद्धांत, रच सब है इसके अंदर,
ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं, इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, वो आपके ऊपर है। देखो यहाँ से पढ़ना चाहते हैं तो भी पढ़ सकते हैं, मंगवाना चाहते हैं तो भी मंगवा सकते हैं, ये मैं नहीं कहूंगा आपसे बार बार। ठीक है, आगे यहाँ से जैन पदम सूरिरास के रचयिता किसको माना जाता है? ये भी बहुत बार आई थी रचना, जैन पदम सूरिरास, याद नहीं रहता इसके जो राइटर हैं, ये याद नहीं रहते। जैन पदम सूरिरास के रचयिता कौन है? यहाँ पर सार मूर्ति को माना जाता है। जैन पदम सूरिरास के रचयिता कौन है? सार मूर्ति। ठीक है, आगे उक्ति व्यक्ति प्रकरण में इस अवट का प्रयोग हुआ था। कौन सी अवट का प्रयोग हुआ? पूर्वी अवट का प्रयोग हुआ है। कोई नहीं बताएगा ये प्रश्न, गारंटी है मेरी, देख लेना आप लोग। तो उक्ति व्यक्ति प्रकरण दामोदर शर्मा की है शायद, मेरे हिसाब से, बताना आप कमेंट में। उक्ति व्यक्ति प्रकरण में इस अवट का प्रयोग हुआ। किस अवट का प्रयोग हुआ था? पूर्वी अवट का प्रयोग हुआ था। गौतम स्वामी रास रचना के रचनाकार कौन है? उदयवंत है। गौतम स्वामी रास रचना का नाम क्या है? गौतम स्वामी रास। इस रचना के रचनाकार कौन है? उदयवंत है। पृथ्वीराज रासो की भाषा को अपभ्रंश भाषा मानने वाले प्रथम विद्वान कौन थे? डॉक्टर रामकुमार वर्मा थे। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने साथियों जो है ना पृथ्वीराज रासो की जो भाषा है उसको उन्होंने अपभ्रंश भाषा कहा था, और ये सबसे पहले जो कहने वाले थे पृथ्वीराज रासो की भाषा को अपभ्रंश भाषा, डॉक्टर रामकुमार वर्मा थे मित्रों। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में, और ये हम लोग फटाफट बहुत सारे प्रश्न करने की कोशिश करते हैं ताकि कोई टाइम खराब हमारा यहाँ नहीं हो। ये सबसे अच्छी बात होती है। 4 ऑप्शन पढ़ेंगे फिर 10 मिनट लगाएंगे, आपने भी देखा होगा ना बहुत सारे जो लाइव आते हैं, कोई क्या करते हैं तो फिर वो ऑप्शन, हाँ जरूर आंसर दो आंसर दो, तो आपका एक क्वेश्चन में 10 मिनट खराब हो जाते हैं। अरे उसमें तुम 20 क्वेश्चन पढ़ सकते हो भाई, टाइम खराब मत किया करो लाइव क्लासेस के ऊपर, ठीक है ना। इसलिए मैं भी खुद भी नहीं करता, टाइम ही खराब होता है। आगे अपभ्रंश के दूसरे कवि के नाम से किसको जाना जाता है? यहाँ अपभ्रंश के दूसरे कवि के नाम से भी स्वयंभू को ही जाना जाता है साथियों। लेकिन यहाँ पर मुझे कंफ्यूज है, आप भी मुझे आंसर देना है इसका, ठीक है ना। तो अपभ्रंश के दूसरे कवि के नाम से भी मेरे हिसाब से तो स्वयंभू ही है। ठीक है, आगे बात करते हैं। डॉक्टर उदय नारायण तिवारी ने अपनी पुस्तक हिंदी भाषा का उद्भव और विकास में अपभ्रंश का जन्म काल कब स्वीकार किया था? 700 ईस्वी को। साथियों पहली बात तो आप ये याद रखिएगा कि जो पुस्तक यानी कि हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, ये बहुत बार आ चुकी है आरपीएससी में, ये टीजीटी पीजीटी में कहीं पर भी, ये कहीं पर भी आ जाती है। तो याद रखना, हिंदी भाषा का हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, ये ग्रंथ का नाम है, ये पुस्तक का नाम है। तो ये किसने लिखी थी? ये लिखी थी उदय नारायण तिवारी के द्वारा। ठीक है, इसमें अपभ्रंश का जो जन्म काल स्वीकार किया गया है, अपभ्रंश इसमें बताई गई है कि अपभ्रंश कब आई, तो ये 700 ईस्वी के आसपास उन्होंने बताई है। आगे बात करते हैं, हिंदी भाषा का आरंभ कब से शुरू हुआ है? 1000 ईस्वी के आसपास हिंदी भाषा का आरंभ शुरू माना जाता है। अपभ्रंश के भेद कौन कौन से? नागर अपभ्रंश, उपनागर अपभ्रंश, ब्राह्मण अपभ्रंश, ये किसने किए थे साथियों? मार्कंडे के द्वारा किए गए थे। अपभ्रंश को जो भेद है नागर उपनागर ब्राह्मण किसने किए थे? मार्कंडे के द्वारा किए गए थे। अगला प्रश्न आता है, राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि किसको कहा है? सरहप्पा को कहा है। बेटू ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है कि हिंदी का प्रथम कवि सरहप्पा है, किसने कहा? राहुल सांकृत्यायन के द्वारा कहा गया है मित्रों। चलिए अगली बात करते हैं। आचार्य शुक्ल ने देश भाषा काव्य की पुस्तकों की संख्या कितनी मानी है? 8 मानी है। आचार्य शुक्ल ने देश भाषा काव्य की पुस्तकों की संख्या कितनी कही है? 8 मानी है साथियों। कविराज श्यामल दास ने रासों की उत्पत्ति मानी है रहस्य से। याद रखना साथियों, कविराज श्यामल दास के द्वारा रासो शब्द की उत्पत्ति किससे मानी थी? रहस्य शब्द से मानी थी। काशी प्रसाद जायसवाल ने रासों की उत्पत्ति किससे मानी? इन्होंने भी रहस्य से ही मानी। नरोत्तम स्वामी के अनुसार रासों की उत्पत्ति किससे मानी गई है? रसिक शब्द से मानी गई है। रासो रासों की उत्पत्ति आचार्य शुक्ल ने किससे मानी है? रसायन से मानी है। ठीक है, बताइए कितने सारे दे दिए। अब यहाँ पर अगर आपको लगता है कि सर इसका आंसर ये है तो आप कमेंट जरूर कर देना मुझे, ठीक है ना। ऐसी कोई दो राय नहीं है साथियों, गलती मेरे से भी हो सकती है और आपसे भी हो सकती है, दुनिया में ऐसा कोई नहीं है, सब गलतियों से ही सीखते हैं, ठीक है ना।
नेमिनाथ रास, देखो नेमिनाथ रास जो रचना है साथियों, उसके रचयिता किसको कहा जाता है? सुमति गणी को कहा जाता है। दंग वे पुराण के रचनाकार कौन है? दंग वे पुराण के रचनाकार कौन है? राजशेखर को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, योगचर्या किसकी पुस्तक है? डोम्बिपा की पुस्तक है। जबरदस्त क्वेश्चन है, आपको भी पढ़ने में मजा आएगा, गारंटी है मेरी, क्योंकि स्पीड के साथ इन प्रश्नों को हम लोग पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं, याद होने में कोई समस्या इन प्रश्नों में नहीं आती है। तो मित्रों जरूर पढ़िएगा, मजा आ जाएगा आपको। योगचर्या किसकी पुस्तक है? ये डोम्बिपा की पुस्तक है। पाहुड़ दोहा ग्रंथ की रचना किसने करी थी? राम सिंह के द्वारा की गई थी। बेली कृष्ण रुक्मणी की रचना किसके? पृथ्वीराज रासो। रचयिता कौन है? पृथ्वीराज रासो में, ठीक है। बेली कृष्ण रुक्मणी की रचयिता कौन है? पृथ्वीराज रासो। अब ये गलत हो गया ना, देखो, बेली कृष्ण रुक्मणी के रचयिता कौन है? पृथ्वीराज रासो थोड़ी है, ये तो गलत हो गया। तो चलिए अब इसका आंसर आप मुझे देना है, ये कमेंट बॉक्स में आपको देना है। तो बेली कृष्ण रुक्मणी के रचयिता किसको कहा जाता है? आंसर अब आपको बताना है ये। और ये रचना बहुत बार पूछी जाती है, कंपटीशन के अंदर भी पूछी जाती है। ये सामान्य जो पेपर होते हैं, जर्नल पेपर होते हैं, उनमें भी पूछी जाती है। ठीक है, चलिए आगे। स्थूलीभद्र रास किसकी रचना मानी जाती है? सोमप्रभ सूरी की, ये तो सही है। हिंदी में लिखने वाला प्रथम मुसलमान लेखक या कवि अब्दुल रहमान को माना जाता है। अक्षर दीपोपदेश के रचयिता, अक्षर दीपोपदेश के रचयिता डोम्बिपा को कहा जाता है। खालिक बारी के रचयिता कौन थे? अमीर खुसरो थे, बिल्कुल 100%। खालिक बारी रचना किसने लिखी है? अमीर खुसरो के द्वारा लिखी गई। डोला मारोरा दोहा के रचयिता कौन है? कवि कल्लोल है। आदिकालीन जैन साहित्य किस भाषा में रचा गया था? अपभ्रंश भाषा में रखा गया, ये याद रख लेना। आदिकालीन जैन साहित्य किस भाषा में लिखा गया था? अपभ्रंश भाषा में लिखा गया था साथियों। जैन साहित्य का सर्वाधिक लोकप्रिय काव्य शैली कौन सी है? रास काव्य शैली है। जैन साहित्य को हम लोग जो है रास साहित्य भी कहते हैं, ये आपको पता है। तो जैन साहित्य की सर्वाधिक लोकप्रिय जो काव्य शैली है वो कौन सी है? रास काव्य शैली है। इसको याद रखना साथियों, ठीक है। और इसका आंसर आप मुझे देना, यहाँ क्या आंसर आएगा। बेली कृष्ण रुक्मिणी के रचयिता कौन थे? मेरे मुंह से निकल जाता अभी, ठीक है ना। आपको बताना है यार, मुझे आंसर मुंह से निकल जाता अभी, ठीक है। तुलसी चरित किसकी रचना है? तुलसी चरित रघुवर दास की। सिद्धों की भाषा को संध्या भाषा नाम किसने दिया? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको भी ध्यान रखना। जो सिद्धों की भाषा है ना, उसको संध्या भाषा या संध्या भाषा किसके द्वारा कहा गया है? मुनिदत्त या अध्य वज्र के द्वारा कहा गया था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, याद रखना इस प्रश्न को, है ना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न यहाँ पर आता है, प्राकृत पेंगलम। प्राकृत पेंगलम का जो विषय है वो छंद है। प्राकृत पेंगलम किस विषय में, यानी कि छंद पर लिखी गई है, छंद पर गढ़ी गई है, तो इसलिए प्राकृत पेंगलम किस विषय पर है? छंद पर, ये इसका विषय ही छंद है। ठीक है, आगे याद रखिए। डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार आदि काल में हिंदी का प्रथम कवि किसको माना जाता है? स्वयंभू को माना जाता है। पहले भी ये प्रश्न आ चुका है। अगला प्रश्न आता है, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? स्वयंभू को कहते हैं, याद है ना। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसको कहा जाता है? स्वयंभू को कहा जाता है। अगला प्रश्न आता है साथियों, आदिकाल का समस्त हिंदी साहित्य आक्रमण और युद्ध के प्रभावों की मन स्थितियों का प्रतिफलन है, यह कथन किसका है? डॉक्टर नगेंद्र का है। जबरदस्त क्वेश्चन है साथियों, 1000 बार पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए जोश भर लो अपने अंदर। साथियों, मैं आपको ज्ञान झाड़ने बिल्कुल नहीं आया हूं और मेरा अधिकार भी नहीं है। आपसे इंटेलिजेंट स्टूडेंट से इंटेलिजेंट कोई हो नहीं सकता, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि उसे कितने विषय पढ़ने पड़ते हैं, कितने विषय से जूझना पड़ता है साथियों। टीचर केवल एक विषय पढ़ा देता है, एक विषय का ज्ञान झाड़ देता है, लेकिन स्टूडेंट को हल्के में मत लीजिए। वो विद्यार्थी है, वो विद्या को ग्रहण करने वाला है, और वो मेहनत करता है, दिन रात को एक बनाता है साथियों। इसलिए घबराना नहीं है, बस जुड़े रहिए साथियों। मैं इस चैनल पर आपको कंप्लीट हर चीज करवाऊंगा साथियों। आपने देखा होगा कि मैं कोशिश ये करता हूं कि अच्छे से अच्छी चीज आप लोगों के लिए लेकर के आऊं। मुझे ज्ञान नहीं झाड़ना है मित्रों, ये आपने देखी होगी। मेरा काम सीधा सीधा होता है कि बताया और बात खत्म, ये क्वेश्चन करवाए, बात खत्म।
ठीक है साथियों, अगर आपको कोई भी नोट्स चाहिए हिंदी साहित्य का इतिहास जो भी है, वो मैंने आपको बता दिया है पहले, वो आप लोग नंबर मेरे दिए हुए हैं डिस्क्रिप्शन में, व्हाट्सएप कर सकते हो या कॉल कर सकते हो। थैंक यू। चलिए, आदिकाल का समस्त हिंदी साहित्य का आक्रमण युद्ध के प्रभावों की मन स्थितियों का जो प्रतिफलन है, ये कथन किसका है? डॉक्टर नगेंद्र का है। जीन कुशल सूरी पट्टाभिषेक रास, क्या नाम है पूरी? जीन कुशल सूरी पट्टाभिषेक रास के रचयिता कौन है? धर्म कलश मुनि को माना जाता है। अपभ्रंश को अब कोई पुरानी हिंदी नहीं कहता, ये कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। जबरदस्त प्रश्न है। अपभ्रंश को अब कोई पुरानी हिंदी नहीं कहता है, ये कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। हिंदू समाज में नीची से नीची समझे जाने वाली जाति भी अपनी से नीची एक और जाति ढूंढ लेती है, ये पहले भी आ चुका है। उपयुक्त कथन जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा कहा गया है। किस हिंदी काव्य में सर्वप्रथम 12 मास का वर्णन किया गया है? बीसल देव रासो ऐसा काव्य है जिसमें 12 मास का वर्णन जो है सबसे पहले, 12 मासा का वर्णन जो है सबसे पहले इसमें किया गया था साथियों। तो याद रखना किस हिंदी काव्य में सर्वप्रथम 12 मासा का वर्णन किया गया था? बीसल देवरासो ग्रंथ में किया गया था। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये प्रश्न भी बहुत अच्छा मुझे लगता है और ये प्रश्न बहुत बार आता है साथियों, बहुत बार प्रश्न आता है। पृथ्वीराज रासो को सुख सुखी संवाद के रूप में रचित मानने वाले विद्वान कौन थे? हजारी प्रसाद द्विवेदी थे। सुखी संवाद के रूप में पृथ्वीराज रासो को मानने वाले कौन थे? हजारी प्रसाद द्विवेदी थे मित्रों। न तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास को लेकर दूसरा नया इतिहास लिखा जा सकता है, न उसे छोड़कर। ये कथन किस इतिहासकार का रहा? बच्चन सिंह। डॉक्टर बच्चन सिंह ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल के लिए कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बहुत सराहना करी है डॉक्टर बच्चन सिंह ने, और क्या कहा? न तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास को लेकर दूसरा नया इतिहास लिखा जा सकता है, न उसे छोड़ करके लिखा जा सकता है। ये जबरदस्त बात कही है डॉक्टर बच्चन सिंह ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल के लिए। अगला प्रश्न आता है यहाँ पर, विद्यापति के अतिरिक्त मैथिली का एक अन्य प्रसिद्ध कवि कौन है? वो है दामोदर शर्मा। देखो तगड़ा प्रश्न है ना, हम विद्यापति विद्यापति की बात करते हैं, तो याद रखना विद्यापति के अतिरिक्त मैथिली का एक अन्य प्रसिद्ध कवि किसको माना जाता है? दामोदर शर्मा को माना जाता है। साथियों में फिर कहता हूं, कोई भी क्वेश्चन अगर गलत मेरे से भी हो सकता है तो मित्रों आप निश्चित रूप से कमेंट कर देना कि सर इसका आंसर ये होगा, क्योंकि मिस प्रिंट भी हो सकती है, मेरे बोलने में भी गलती हो सकती है, ऐसा कोई नहीं हो सकता है साथियों। मैं एक्सेप्ट करता हूं इस बात को, गलती हो सकती है। ठीक है, तो कमेंट करना आपकी जिम्मेदारी है पर, ठीक है ना साथियों। और अच्छे लगे नोट्स, अच्छे लगे क्वेश्चन, अच्छी लगे मेरी मेहनत, तो जरूर कमेंट करना जैसा भी आपको उचित लगे साथियों। ठीक है, और एक हाइप का हाइप वाला जहाँ कमेंट आते हैं वहां पर हाइप आता है, वो पॉइंट जरूर दे देना साथियों, थोड़ा प्रोत्साहन मिल जाता है और कुछ भी नहीं है। आगे है, अपभ्रंश पुरानी हिंदी है, इसका साहित्य हिंदी साहित्य के इतिहास का अनिवार्य अंग है। अपभ्रंश पुरानी हिंदी है, इसका साहित्य हिंदी साहित्य के इतिहास का अनिवार्य अंग है। इस मत के समर्थकों में कौन सम्मिलित हैं? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अपभ्रंश पुरानी हिंदी है, इसका साहित्य हिंदी साहित्य के इतिहास का अनिवार्य अंग है। इस मत के समर्थकों में कौन सम्मिलित हैं? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। साथियों बहुत बढ़िया प्रश्न है। विद्यापति के अतिरिक्त मैथिली का एक अन्य प्रसिद्ध कवि दामोदर शर्मा को माना गया है। तो ये दोनों प्रश्न जबरदस्त प्रश्न है, इस पेज में तो खतरनाक प्रश्न है भाई। देखो पहला प्रश्न, सुख सुखी संवाद किसने कहा? पृथ्वीराज रासो को हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा। न तो हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसके बिना लिख सकते हैं, न छोड़ सकते हैं, किसने कहा? डॉक्टर बच्चन सिंह ने, इतिहास। इसके बाद विद्यापति के अतिरिक्त मैथिली का अन्य प्रसिद्ध कवि दामोदर शर्मा को माना गया है। खतरनाक प्रश्न है। अपभ्रंश पुरानी हिंदी, इसका साहित्य हिंदी साहित्य के इतिहास का अनिवार्य अंग है। इस मत के समर्थन में कौन सम्मिलित है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी सम्मिलित है। क्या बात है यार, मजा आ गया। राहुल वेल की नायिका का नाम बता दो। राहुल वेल की नायिका का नाम क्या था? राहुल ही था, याद है तो सबको। विद्यापति को रहस्यवादी सर्वप्रथम किसने घोषित किया था? जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन के द्वारा। विद्यापति को रहस्यवादी कवि भी कहा जाता है, याद रखना इस बात को, विद्यापति को रहस्यवादी कवि भी कहा जाता है। और सबसे पहले विद्यापति को रहस्यवादी कहने वाले, घोषित करने वाले कौन थे? जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन। अलाह खंड को परमार रासो के नाम से
किसने प्रकाशित कराया था? श्याम सुंदर दास ने। याद रखना हमारा टाबरा वो ध्यान रखियो भाई, न तो मामलो गड़बड़ हो जाए छो। ठीक है ना। आलाखंड को परमार आसो के नाम से किसने प्रकाशित कराया था? श्याम सुंदर दास ने। ठीक है भाई, ये ध्यान रखियो, न तो मामलो गड़बड़ छे। फिर मामलो गड़बड़ से तो क्वेश्चन याद नहीं होगो तो फिर मामलो गड़बड़ से। थोड़ी बहुत भाषा मेरे को भी आती है राजस्थानी। ठीक है, तो आलाखंड को परमार आसो के नाम से किसने प्रकाशित कराया था? श्याम सुंदर दास ने प्रकाशित करवाया था। याद हो जाएगा यहाँ तक, कोई समस्या नहीं है। आगे पढ़ो, प्रश्न पढ़ो। इलियट के अनुसार अनुरोध पर, अनुसार नहीं, इलियट के अनुरोध पर परमार आसो का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? किसने किया था इलियट के अनुसार? वाटरफील्ड के द्वारा। जो इलियट थे उनके अनुरोध पर परमारासो, आलाखंड कहा जाता है ना परमारासो को, ठीक है ना, जगनिक ने लिखा। तो परमारासो का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? वाटरफील्ड के द्वारा। विद्यापति को किसने श्रृंगार रस का सिद्ध वाक कवि कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी। विद्यापति को तो मतलब पढ़ लेना ढंग से। और विद्यापति को मेरे हैंड रिटन जो नोट्स है ना, विद्यापति को मैंने पूरा एक एक पॉइंट समझाया उसके अंदर जबरदस्त तरीके से। तो विद्यापति को किसने श्रृंगार रस का सिद्ध वाक कवि कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी को कहा है। राजा शिव सिंह ने विद्यापति को विप्सी गांव उपहार में दिया था, जिस पर राजा शिव सिंह ने विद्यापति को विप्सी गांव उपहार में दिया था, जिस पर किसने इन्हें अतिलुब्ध नगर याचक कहा था? जिस पर किसने इन्हें अतिलुब्ध नगर याचक कहा था साथियों? वो थे केशव मिश्र। कौन थे? केशव मिश्र। तो राजा शिव सिंह ने विद्यापति को विप्सी गांव उपहार में दिया था साथियों, और जिस पर जो है इनको किसने इन्हें अतिलुब्ध नगर याचक कहा साथियों? उनका नाम आपको पता है, केशव मिश्र थे। क्या नाम था उनका? केशव मिश्र। तो मित्रों, शायद आप लोगों को अच्छा लगा होगा इन प्रश्नों का जो भंडारा है, और ये प्रश्न आप भी अपने घर पे मंगवा सकते हैं स्पीड पोस्ट से। साथियों, मैं तो कहूंगा कि जो साथी जो सबसे पहले जो मेरे से नोट्स मंगवा रहे हैं, जिन्होंने पहले मंगवा लिए हैं, एक मैंने हिंदी साहित्य का भाग 1 और हिंदी साहित्य का भाग 2, दो हैंड रिटन नोट्स बहुत सारे स्टूडेंट को भेजे हैं। पहले उनको पढ़ें अच्छे से, और उसके बाद में फिर ब्रह्मास्त्र नोट्स को पढ़ें तो मजा आ जाएगा साथियों। एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। और अभी एक बुक मेरी और मैं निकाल रहा हूँ, एक नोट्स के फॉर्म में ही आएगी, वो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, लेकिन उसके नीचे बहुत खतरनाक व्याख्या है साथियों, बहुत खतरनाक। वो 1 महीने के अंतराल में आ जाएगी। इसी तरह के बहुत तगड़े नोट्स रहेंगे, वो भी कहीं से कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं है। हिंदी साहित्य की इतिहास, व्याकरण के लिए, शिक्षण विधियों के लिए कुछ मत खरीदिए। मैं दावा करता हूँ साथियों, यहाँ से अगर एक भी बार चला जाए ना, वादा है मेरा आप लोगों से, बस विश्वास कीजिए, क्योंकि विश्वास की जीत होती है। हथियार सबके पास होते हैं साथियों, बस हथियार सबके पास होते हैं, लेकिन अगर विश्वास नहीं होता ना तो जीत नहीं होती है। इसलिए हथियार होने के साथ साथ विश्वास भी आप लोगों के पास होना चाहिए। एक टीचर के ऊपर विश्वास करोगे तो बहुत फायदा होगा, और हम लोग अलग अलग जगह पर जाएंगे ना तो कहीं का भी कुछ भी समझ में नहीं आएगा कि वो क्या करवा रहे हैं, क्या नहीं करवा रहे हैं। ये आपके जहन में होना चाहिए, आपके माइंड में होना चाहिए ये चीज। ठीक है, मैंने आपको बता दिया था शायद कि ग्रामर के हैंड रिटन नोट्स हैं ये, सामान्य हिंदी व्याकरण के मैंने बता दिए थे शायद आप लोगों को, ये इस तरह से हैंड रिटन। और एक और मैं आपको बताता हूँ, ये प्रश्न बैंक है, लगभग 8000 प्रश्नों का इसके अंदर समावेश है साथियों। ये प्रश्न बैंक है, भाग 1 और भाग 2 दो प्रश्न बैंक आएंगे। तो इसके अंदर साथियों टॉपिक वाइज है, ये हिंदी साहित्य का इतिहास, काव्य शास्त्र, सिद्धांत, सब कुछ जो है टॉपिक वाइज है इसके अंदर, देख लीजिए। ठीक है, तो आपको लगे तो आप कर सकते हैं ऑर्डर, और नहीं लगे तो कोई बात है नहीं, मैं यहाँ पर पढ़ा ही रहा हूँ। ठीक है, जय हिंद, जय भारत। इस क्लास के लिए धन्यवाद आप